खड़ी चोटी वाली गरीब बहू की मॉडर्न अमीर सहेली। हे भोलेनाथ, क्या मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है जो मेरा नसीब बदल नहीं रहा है। आखिर कब तक मैं यूं ही कुंवारी रहूंगी? क्या मेरी खड़ी चोटी की वजह से मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी? भोलेनाथ, कृपा करो। इतना कहकर रोते हुए नेत्रा वहां से चली जाती है। उसकी ये बात रुबीना और पंडित जी भी सुन लेते हैं। अरे पुत्री, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक वर देखा है। उसके पिताजी बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। तुम कहो तो मैं उनसे बात करता हूँ। जी जी पंडित जी, कीजिए ना। ठीक है। ऐसा बोलकर पंडित रमेश नाम के व्यक्ति से रुबीना की बेटी नेत्रा के बारे में बात करता है। उसे फोटो भी दिखाता है, सब कुछ बताता है। जिसके बाद रमेश कहता है, अरे खड़ी चोटी है तो क्या हुआ? वैसे तो लड़की सर्वगुण संपन्न है ना, हमें वही चाहिए। आप ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। ये बात जब पंडित गरीब रुबीना को बताता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। ये बात सुनकर नेत्रा अपनी दो अमीर सहेली किंजल और निशा से मिलने जाती है और मिठाई खिलाकर कहती है, अरे अरे पागल, तो हमें कितनी मिठाई खिलाएगी? पहले एक बाइट खत्म तो हो जाने दे। वही तो मैं कह रही हूँ, देख हाथ में भी है और मुंह में भी लड्डू है। रुक जा, हम खा लेते हैं, फिर बता क्या बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, पंडित जी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और मेरी शादी होने वाली है। इतने दिनों से तुम तो जानती हो मुझे कोई लड़का भी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं भी शादी कर पाऊंगी। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, आखिर हमारी सहेली की भी शादी हो जाएगी। चलो फिर हम रेस्टोरेंट जाकर पिज्जा पार्टी करते हैं, उसके बाद तो हम तेरे साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। दोनों अमीर मॉडर्न सहेलियां अपनी दोस्त को रेस्टोरेंट ले जाती हैं, जहां वो टेबल पर बैठकर ऑर्डर करने वाली थी। इतने में मैनेजर आकर कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ पर जोकर अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए। उठिए यहाँ से, माहौल खराब हो रहा है। आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? अरे तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही क्या? एक तो काली हो, ऊपर से गरीब जैसी, और ये खड़ी चोटी के साथ। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें देखकर कहीं हमारी कस्टमर आना बंद ना हो जाए। माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड से ऐसे बात करने की? ये रेस्टोरेंट तुम्हारे पिताजी का तो नहीं है, यहाँ कोई भी आकर खाना खा सकता है। और ये जिस लैंग्वेज में तुमने मेरी सहेली से बात की है ना, जस्ट से सॉरी नाउ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसकी बेइज्जती करने की? तभी मैनेजर हंसकर ताली बजाते हुए कहता है, देख रहे हो ना आप सब, शक्ल देखकर लगता नहीं है ये गरीब अमीरों की सहेली है। शक्ल न सूरत, बस आ जाते हैं मुंह उठाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। पैसे भी अमीर सहेली खर्च करेगी। अरे जरा इस पागल की खड़ी चोटी तो देखो, हैं? कहीं से देखकर लोग हमारे रेस्टोरेंट को खड़ी चोटी वाला रेस्टोरेंट ना कहने लगे। ये सुनकर नेत्रा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी निशा पानी का गिलास मैनेजर के मुंह पर मारती है। तुमने अपनी औकात से ज्यादा कह दिया है। अभी तुम्हारे ऑनर से कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवाती हूँ। इसने हमारी दोस्त का दिल दुखाया है। इसकी नौकरी यहाँ से तो जानी ही चाहिए, साथ ही कहीं भी नहीं लगनी चाहिए जब इसे कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती हो तो। इतना कहकर दोनों सहेली वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल तीनों सहेलियों में बहुत गहरी दोस्ती थी, इसके बावजूद भी कि वो अमीर गरीब हैं। उसकी खड़ी चोटी और बदसूरती के बाद भी किंजल ने उसे अपनाया था। वो जाकर अपनी सहेली को चुप करवाते हैं। नेत्रा, तू टेंशन मत ले, हमने उस मैनेजर की जमकर टांग खिंचाई की है। इतना ही नहीं, उसकी पोस्ट से भी उसे निकालवा दिया है हमने। मैं सच में बहुत गरीब और दिखने में बहुत गंदी हूँ ना। मेरी चोटी की वजह से तुम्हारी भी बेइज्जती हो रहती है, फिर भी तुम मेरी दोस्त हो। हाँ तो क्या हुआ, तेरी दोस्त नहीं हो सकती क्या हम? टेंशन मत ले, कहीं और पार्टी करने चलेंगे हम। चल तुझे घर छोड़ देते हैं। फिर कार में बैठकर किंजल उसके घर छोड़ देती है उसे। कुछ ही दिनों में उसकी शादी सुदेश से हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद जब सुदेश अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? माँ, पिताजी, भैया, भाभी, जल्दी इधर आइए, मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम इतनी काली और बदसूरत दिखती हो, उस पर से ये तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी चोटी। नहीं, तो मेरी पत्नी नहीं हो सकती। ओए, अगर तूने बहू को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सोच समझकर मैंने तेरी उससे शादी करवाई है। आय हाय, छी छी छी, ये कैसी बदसूरत बहू तुमने मेरे बेटे के गले बांधी। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। इसकी चोटी तो हवा में ऐसे है जैसे हाथी का सूंड होता है। पिताजी, इट्स नॉट फेयर। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी, गवार कहीं की। मेरी बात तुम्हें पल्ले नहीं पड़ी क्या?
यही तुम्हारी पत्नी है और इसे तुम्हें पत्नी का दर्जा देना होगा, वरना डंडे बजा दूंगा। पिता के खौफ से सुदेश की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन आए दिन रमेश को छोड़कर घर के सभी लोग परेशान उसे किया करते थे, उसे बुरा भला बोलते थे, उसकी खड़ी चोटी का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन नेत्रा पोंछा लगा रही थी कि उसकी झूलती हुई चोटी देखकर मयूरी और सुनीता कहती हैं, देखो तो इस कल्लो की चोटी हवा में कैसे इधर उधर फुदक रही है। देवर जी की जिंदगी बर्बाद और हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है इस खड़ी चोटी वाली बहू को घर मिलाकर। नास पीटी कलुई। मयूरी बहू, तेरे ससुर जी के सामने मेरी एक नहीं चलती, वरना अब तक गवार बहू को घर से बेघर कर देती। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? कितनी बार बोलूं मेरे सामने अपनी मनहूस शक्ल मत लाया कर। जा बढ़िया सा छोले पूरी ढोकला बना, और हाँ, गंदे कपड़े हैं 1 हफ्ते के, धो दियो जाकर। जी माँ जी। ये सुनकर नेत्रा काम करने चली जाती है। वहीं दोनों सहेली अपनी सहेली की ससुराल उससे मिलने के लिए आती हैं कि ये सब होता हुआ देख लेती हैं। हे भगवान, इन्होंने हमारी नेत्रा की कैसी हालत कर दी है और कैसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं उसके साथ। किंजल, अब हमें उसका ऐसा रूप बदलना होगा कि ये सब लोग मजबूर हो जाएं उससे माफी मांगने के लिए, उसे अपनी बहू बनाने के लिए। फिर दोनों सहेली अंदर जाकर जेठानी और सास से मिलकर नमस्ते करती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों उस नेत्रा की सहेलियां हो? बड़े छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। हमारे छोटे कपड़े भी आपकी छोटी सोच से बड़े हैं। मेरा मतलब ये हमारे लिए नॉर्मल है। आपको जरा उसे बुला देंगी? हाँ बिल्कुल। ओ नेत्रा, जरा बाहर आओ, तुम्हारी सहेलियां तुमसे मिलने आई हैं। ये सुनकर नेत्रा आते ही अपनी सहेलियों के गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर तीनों एक कमरे में बैठकर बातें करने लगती हैं, जहां उसका हाल पूछा जाता है। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ यहाँ पर। वो तो हमने आते ही अपनी आंखों से देख लिया है। तेरा पति भी तेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करता है ना? हाँ, क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसी। चल, हम दोनों के साथ पार्लर चल, इन ससुराल वालों को हम ठिकाने लगाएंगे। ये कहते ही निशा और किंजल नेत्रा को ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, जहां उसके सर से लेकर पैर तक का मेकओवर और उसकी खड़ी चोटी के लिए फैशन हेयर स्पा करवाते हैं, जिसके बाद उसके बाल सिल्क एंड स्ट्रेट हो जाते हैं और सुंदर सी ड्रेस पहनने के बाद वो बेहद खूबसूरत लगती है। अब तो खुद को आईने में देखकर बता कि ये नेत्रा है या कोई और। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। गोरी भी हो गई और मेरे बाल भी अच्छे हो गए। तभी दोनों सहेलियां नेत्रा के साथ उसके ससुराल पहुंचती हैं तो सुदेश कहता है, ओह वाओ, ये 3 ब्यूटीफुल सी लड़की कौन है? हाँ हाँ, कौन है बताओ, तुम दोनों कौन हो? प्यारे जीजू, हम दोनों आपकी साली हैं और ये सुंदर सी आपकी घरवाली है नेत्रा। व्हाट, ये नेत्रा कैसे हो सकती है? अरे इस बदसूरत सी खड़ी चोटी, कहीं रास्ते में गिर गई क्या? इतनी सुंदर कैसे हो गई ये? अरे अरे जेठानी जी, अपना मुंह बंद कर लीजिए, कहीं मुंह में मक्खी ना घुस जाए। जीजू और आप दोनों भी बता दीजिए कि आपको नेत्रा पसंद है या नहीं, या हम डिवोर्स की बात आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम दोनों ने ये तो देख ही लिया कि आप सब कैसा व्यवहार करते हैं हमारी सहेली के साथ। अरे नहीं नहीं, डिवोर्स की क्या बात है, मुझे माफ कर दो नेत्रा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया तुम्हारी अंदर की खूबसूरती नहीं पहचान कर किया। मैंने बहुत कुछ कहा तुम्हें, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का पछतावा हो गया है। हाँ बहू, तू हम दोनों को भी माफ कर दे, पर इस घर से कहीं मत जा। सास की बात सुनकर नेत्रा उसे अपने गले लगाकर माफ कर देती है। वहीं दोनों सहेलियां अपनी सहेली का ससुराल बसाकर खुश हो जाती हैं। आंचल अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब दोनों ही बेटे शादी के लायक हो चुके थे। राम बेटा, यहाँ आ। जी माँ। देख बेटा, तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। मुझे तो ये लड़की पसंद है, बस एक नजर तू भी इसे देख ले। माँ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, और आप तो जानती ही हो कि मेरी ये सब बातें कुछ खास समझ नहीं आती हैं, तो आप ही लड़की देखकर पसंद कर लो। ओहो, एक सांस में कितनी बातें बोलेगा। मैं तो बस तुझसे एक नजर डालने ही बोल रही हूँ, वरना मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है। अच्छा ठीक है। राम ने मीरा की फोटो देखी। उसे देखते ही मीरा पसंद आ गई। माँ, ये लड़की तो साक्षात लक्ष्मी लग रही है।
सिर्फ लक्ष्मी लग नहीं रही है, ये लड़की लक्ष्मी है। पता भी है अगर ये लड़की हमारे घर आएगी तो ना जाने कितना दहेज और संपत्ति लेकर आएगी। माँ, जरूरी नहीं कि लड़की दहेज और संपत्ति लाए, लड़की का संस्कारी और अच्छे स्वभाव का होना जरूरी है। इसीलिए आप सोच समझ कर ये फैसला लेना। और हाँ, एक और बात, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? अरे राम बेटा सुन तो सही। आंचल ने राम को बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। वो सीधा घर से बाहर चला गया। हे राम, अब तू ही इस राम की अकल में बात डाल कि सिर्फ अच्छा होना मायने नहीं रखता है, पार्टी अमीर भी होनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दूंगी। आंचल ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा राहुल वहां आ गया। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हो? कुछ नहीं बेटा। आंचल ने ऐसा बोलकर अपने छोटे बेटे की तरफ देखा। उसे देखकर आंचल एक सोच में पड़ गई। क्या हुआ माँ? बेटा, मुझे ना तुझसे एक बात करनी थी, ये देख। आंचल ने राहुल को मीरा की फोटो दिखाई और उसे उससे शादी करने के लिए बोला। वाह, ये लड़की तो सच में बहुत सुंदर है। ठीक है माँ, मैं इससे शादी करूंगा। आंचल बहुत ज्यादा खुश हुई और रिश्ता पक्का करके शादी की तैयारियां करने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ राम भी एक गरीब लड़की से टकराया। माफ करना, मैं जरा जल्दी में थी, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए दवा लेने जाना है। राम जैसे उसकी बातों में गुम सा हो गया। प्लीज सामने से हट जाइए। जरूर, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको डॉक्टर की दुकान तक छोड़ाऊं? इस तरह आप जल्दी अपने बाबा के लिए दवा लेकर जा पाओगी। ठीक है। राम ने सोनम को अपने साथ अपनी बाइक पर बैठाया और उसे डॉक्टर की दुकान से दवा दिलाकर वापस उसके घर छोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप न होते तो मैं कभी भी अपने बाबा के लिए वक्त से दवा नहीं ला पाती। ये तो मेरा फर्ज था। अब आप अपने बाबा को दवा खिला दीजिए। और क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सोनम ने कुछ देर सोचा। जरूर। दोनों ने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे और वो दिन भी आ गया जब राहुल की शादी मीरा से होने वाली थी। आखिरकार मेरा बेटा दुल्हा बन ही गया। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन पता नहीं ये राम कहाँ है। एक तरफ गाजी बाजी के साथ राम के भाई रोहन की शादी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राम सोनम के साथ था। देखो ना राम, बाबा की हालत तो बिगड़ने पर ही है, कुछ करो ना राम। राम ने कुछ देर सोनम के बाबा को देखा और उसे आभास हुआ कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। तो राम ने सोनम का हाथ पकड़ा और बोला, अंकल जी, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये बात न सोनम को बताई और ना ही खुद को। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दोगे? सोनम के बीमार बाप ने किसी तरह अपना हाथ उठाया और राम के सर पर रखा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन राम के लिए इतना इशारा काफी था। इस तरह से सोनम का बाप दुनिया को छोड़ गया और अपनी बेटी को राम के हवाले कर गया। जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान सोनम के बाप ने उसकी शादी के लिए इकट्ठा किया था, सोनम उसे लेकर राम के साथ अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में मीरा के गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी कि तभी आंचल राम को देखकर बोली, राम, कहाँ था तू? और ये लड़की कौन है? माँ, ये आपकी बड़ी बहू है। क्या? वैसे तो आंचल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बहुत समझदार थी, इसीलिए उसने मेहमानों के सामने कोई बतंगड़ ना बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा बड़ी बहू, ठीक है, आजा मेरी बड़ी बहू, अपनी देवरानी के साथ तू भी गृह प्रवेश कर और अंदर आ। अपनी सास को खुद के साथ इतना नरम देखकर सोनम बहुत खुश हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शांति बस तूफान के आने का संदेश थी। इसी तरह अब शादी हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। एक तरफ थी आंचल की लाडली बहू मीरा, जो अपनी शादी में भर भर के दहेज लाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम, जो बस रसोई की 2-4 चीजें लेकर ससुराल आ गई थी। बहू, बहू, अरे मीरा बहू। जी मम्मी, बोलिए, क्या कहना है? बहू, आज मैं अपनी सहेली के यहाँ किट्टी पार्टी में जा रही हूँ, तू भी साथ चल। मैं? लेकिन क्यों? चलना बहू, मेरी सारी सहेलियों की बहुएं आ रही हैं, तो मैं क्यों अपनी चांद से टुकड़े जैसी बहू को ना लेकर जाऊं? अपनी सास की बात सुनकर घमंडी मीरा जाने को तैयार हो गई कि तभी, माँ,
कायदे में तो मैं आपकी बड़ी बहू हूँ, तो आपको मुझे लेकर जाना चाहिए। चुप कर भिखारी फिकट्टी, मुझे कभी माँ बुला मत लेना, समझी? जल्दी कर मीरा बहू। ओके मम्मी जी। आंचल मीरा को लेकर चली गई। बेचारी सोनम दुखी हो गई। इसी तरह से रोज भेदभाव और नोकझोंक का सिलसिला जारी था। आंचल और मीरा हर रोज सोनम को उसके दहेज न लाने और गरीब होने पर ताना देती रहती थीं। एक दिन राहुल घर रोता हुआ आया। माँ, मीरा, सोनम भाभी, क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हो? सब खत्म हो गया। लेकिन बात क्या है? तभी पीछे से राम आया और मीरा के हाथ में राहुल के मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट दे दी। अब ये क्या है? मीरा ने रिपोर्ट देखी और वो वहीं जम गई। क्या हुआ बहू, क्या सांप देख लिया? सांप नहीं माँ, उससे भी कुछ बहुत बुरा। मतलब? मैं बताता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब मेरा भाई बस इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान है। इतना सुनते ही आंचल के पैरों तले जमीन भी खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आंचल वहीं बेहोश हो गई। मीरा को भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, लेकिन वो कुछ देर बाद ठीक हो गई। आंचल को देखने डॉक्टर आया और कुछ देर बाद उसे होश आ गया। माँ, आप उठ गई? बेटा, मेरा बच्चा राहुल कहाँ है? अरे मीरा, कुछ कर, अपने बाबा से बोलकर अपने पति का किसी अच्छी जगह इलाज करवा। मैंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से बात की है मम्मी जी। मैं राहुल जी के ऊपर अपने सारे पैसे खर्च करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई भी अब इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकता। मीरा ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लगी। उसे देख आंचल भी रोई कि तभी राहुल बोला, शायद अब तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, तो अब आप लोग रोना बंद कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रिपोर्ट्स झूठी हैं। राहुल की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। इतना भद्दा मजाक? ये मजाक नहीं था माँ। आप हमेशा भाभी को उनके गरीब होने का नीचा दिखाती थी, जबकि इस जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। फिर भी आप दोनों ऐसा करती थी, तो बस आपको ही समझाने के लिए मैंने भैया और भाभी ने मिलकर ये खेल रचा। अपने बेटे की बात सुनकर आंचल को सब कुछ समझ आ गया। मीरा भी अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उन दोनों ने सोनम से माफी मांगी और सभी खुशी खुशी